गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज के सेशन को भी शुरू करेंगे। और आज जो नया टॉपिक चलेगा बच्चों, रैंकिंग हुआ। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। टॉपिक बहुत जानदार है और टॉपिक बहुत सॉलिड भी है। और जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम इसके कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को प्रॉपर तरीके से शुरू कर लेते हैं और क्लास को हम प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टॉपिक रैंकिंग पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम। और रैंकिंग टॉपिक की कहानी किस तरीके से चलेगी आज की इस क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। आज की क्लास को ढंग से देख लेना क्योंकि इसी के बेस पर पूरा रैंकिंग टॉपिक चलेगा और रैंकिंग टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 100% निकलेगा बच्चों। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, सभी बच्चों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे स्पीड के साथ। लवकुश कुमार, बेटा बहुत ज्यादा नहीं लिखते आप, एक ही गुड मॉर्निंग को कई बार लिखते हो, ये गलत बात है। ये गलत मैनर्स होते हैं कि आप एक ही सेंटेंस को बार बार वही रिपीट करते रहते हो। कट पेस्ट कॉपी, ये नहीं करते, एक बार ही बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक पे भी हमें आना होता है। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो शुरू कर लें टॉपिक को। एक बार सारे बच्चे जल्दी से यस बोल देंगे। अगर किसी को कोई भी बात करनी होगी तो वो लास्ट में करेंगे। कैलेंडर पढ़ाने वाले थे, हाँ कुछ बच्चों का बेटा अभी कमेंट आया था कि कैलेंडर को अभी एक दो दिन और न पढ़ाएं क्योंकि वो कुछ बच्चे बिहार साइड के हैं तो जिनको वहां पर बिहार में एक पर्व के तौर पर एक छठ पूजा का एक उत्सव होता है, वो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर होता है। तो कुछ बच्चों ने छुट्टी ली थी कि सर 6-7 को तक कैलेंडर नहीं कराए, इसलिए मैंने कैलेंडर नहीं शुरू किया। लेकिन इस टॉपिक के बाद कैलेंडर शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं कैलेंडर टॉपिक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले स्पेशली बोला था कल मुझसे कि सर अभी एक दो दिन कैलेंडर और शुरू मत करना क्योंकि वहां छठ पूजा का कुछ बिजी रहते हैं बच्चे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है बिहार में खासकर। इसकी वजह से मैंने कैलेंडर टॉपिक को शुरू नहीं किया। इस टॉपिक के बाद कैलेंडर टॉपिक को कराऊंगा। तो आज हम सीखेंगे रैंकिंग और रैंकिंग के बाद जब नया टॉपिक आएगा तो उसमें हम कैलेंडर टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, पॉइंट क्लियर सभी बच्चों को? स्पीड के साथ सारे बच्चे जुड़ जाएं और सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। तो रैंकिंग टॉपिक को समझ लेते हैं। रैंकिंग टॉपिक की कहानी कैसे बनती है इसमें हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं। तो शुरू करते हैं रैंकिंग को। रैंकिंग को समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बेसिक से पढ़ते हुए हम आगे लगातार क्वेश्चन को समझते चले जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे अब सामने फोकस करेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक होगा और ये बच्चे वो टॉपिक होगा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल होंगे और इनको पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इस रैंकिंग टॉपिक को अगर आपको समझना है तो इसकी बेसिक क्लास जो आज हो रही है ये क्लास हर बच्चे को सबसे पहले समझनी होगी। जब इस क्लास को समझ जाएंगे तभी हम पूरी रैंकिंग टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी रैंकिंग को आसानी से समझने के लिए आज की क्लास को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे आज की क्लास को प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे और नोट्स भी साथ के साथ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं टाइप को आगे बढ़ाता जाऊंगा आप उसी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाद में जब भी कभी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए बच्चों। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं बेटा। रैंकिंग में सबसे पहले हम रैंकिंग को हिंदी में क्रम व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, एक पंक्ति होती है, या तो सब क्वेश्चन पंक्ति के ऊपर बनेगा या क्वेश्चन बच्चों आपकी एक रैंक के ऊपर बनेगा। किसी के ऊपर भी सवाल बने कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल हमें इसी तरीके से समझना होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें समझाता हूं, उसके बाद टॉपिक पर आऊंगा। सबसे पहले हम पंक्ति के बारे में नॉलेज थोड़ी समझ लेते हैं कि पंक्ति में लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है, किस तरीके से सवाल बनते हैं। रैंकिंग में बेसिकली 3 तरीके के सवाल बनेंगे। या तो वो आपसे कुल छात्र पूछेगा, कुल छात्रों की संख्या पूछ सकता है। दूसरा आपसे वन साइड पूछ सकता है, एक पंक्ति में राम लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर होगा। वन साइड का मतलब लेफ्ट पूछ सकता है या राइट पूछ सकता है। तीसरा आपसे बीच में छात्र पूछ सकता है, बीच में कितने छात्र बैठे हैं, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या ये पूछ सकता है।
तीन टाइप के बेसिकली सवाल बनते हैं। और चौथा जो केस होता है बच्चों इसमें, वो बड़ा या छोटा वाला सवाल होते हैं, बड़ा या छोटे वाले सवाल। ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले सवाल। ग्रेटर देन एंड लेस देन, इनके ऊपर भी सवाल बनते हैं। तो ये इस टाइप से क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बनने की कोशिश होते हैं, ये इस टाइप के सवाल बनते हैं। एक रैंकिंग में कभी पूछेगा कुल कितने छात्र बैठे हैं, या एक रैंकिंग में पूछेगा राम लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे बैठा है, या रैंकिंग में पूछेगा कि राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या एक टाइप और आता है ए बी से बड़ा है छोटे वाले क्वेश्चन। तो इस तरीके से चार टाइप के कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक एक करके बच्चों हम चारों कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जयशंकर कहते हैं सर, हाय सर, मैं कोई बात नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो सर्कल में रैंकिंग नहीं होता है क्या? सर्कल में रैंकिंग नहीं बनता, सर्कल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिटिंग वाले सवाल होते हैं, वो टॉपिक अलग होगा बच्चों, ठीक है। सर्कल में रैंकिंग नहीं आता। रैंकिंग देखो, आपने देखा होगा, आपने क्लास में जब पढ़ने जाते होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे आपने 9th की क्लास पढ़ी होगी, 10th की क्लास पढ़ी होगी, तो जब 10th की क्लास में जब हम पढ़ने जाते थे तो आपने देखा होगा टॉपिक टेस्ट, मान लो किसी सर ने आपका टॉपिक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में मान लो आप 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चों में आप सबने टेस्ट दिया, 50 के 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो उसमें किसी के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो टॉपर हो जाता था, उससे कम नंबर सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ऐसे 50वां नंबर सबसे नीचे हो जाता था। तो ऐसे हम रैंक लगाते थे। रैंक का मतलब होता है कि टॉपर बच्चा ऊपर होगा, जिसके कम नंबर होते जाएंगे वो नीचे होता चला जाएगा। तो उसमें कुल कितने छात्र बैठे हैं, राम टॉप से कौन से नंबर पे बैठा है, बॉटम से कौन से नंबर पे बैठा है, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो इस टाइप के कुछ सवाल बनते हैं, वो इसी टॉपिक में बनेंगे और एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को समझेंगे। टेंशन बिल्कुल फ्री रहो, एक एक पॉइंट पानी की तरह क्लियर करा दूंगा और सवाल को बिल्कुल खोलकर आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से सवाल प्रॉपर तरीके से हमसे पूछा जाता है। पहले समझते रहो, बेसिक समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से चीजें शुरू कर रहा हूं, बेसिक से चीजें स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, तो आपके समझ में प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो पंक्ति के बारे में थोड़ी नॉलेज समझ लेते हैं, क्योंकि पंक्ति की थोड़ी हमें जरूरत पड़ेगी। तो पंक्ति को समझते हैं, ठीक है। ये नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए। तो पंक्ति के बारे में नॉलेज बताता हूं। एक पंक्ति में मान लो यहां पर एक बच्चा ए बैठा है, एक बच्चा ए बैठा है, इस ए का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बच्चों वही होते हैं जो हमारे होते हैं। एक पंक्ति में बैठने वाले हर बच्चे के लेफ्ट हैंड, हर बच्चे के राइट हैंड वही होते हैं जो अपने होते हैं। ये बात सिटिंग में भी पढ़ते हो और रैंकिंग में भी पढ़ते हो, क्योंकि जब जब पंक्ति का सवाल चाहे रैंकिंग में आए, चाहे सिटिंग में आए, चाहे आपका किसी अदर टॉपिक में पजल में बने, चाहे अल्फाबेट प्रॉब्लम में बने, कहीं पर भी रैंकिंग सॉरी पंक्ति की बात की जाएगी। किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में जब जब पंक्ति की बात की जाएगी तब तब आपको यही पंक्ति आएगी, फिक्स होती है। विशाल राज कहते हैं सर कोडिंग डिकोडिंग के एमटीएस में 3-4 क्वेश्चन आए थे। बेटा कर लिए होंगे, कोई टफ तो क्वेश्चन होंगे नहीं, कोडिंग डिकोडिंग तो एक सिंपल टॉपिक होता है। तो विशाल राज, मुझे उम्मीद होगी कि आपने वो क्वेश्चन सही भी किए होंगे, है ना। मुझे ये भी उम्मीद होगी कि आपने वो क्वेश्चन सही भी किए होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल बहुत नॉर्मल होते हैं और मैं इतनी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करा चुका हूं कि आपने कोडिंग डिकोडिंग के सवाल तो बहुत आसानी से क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों, समझते हैं। तो पंक्ति की कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि ये पंक्ति बच्चों पूरी रीजनिंग में काम आएगी, पूरी रीजनिंग में प्रॉपर तरीके से काम आएगी, ठीक है। क्लियर। तो पंक्ति में कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठा हो, उस बच्चे का लेफ्ट हैंड, उस बच्चे का राइट हैंड वही होते हैं जो हमारे होते हैं, ठीक है बेटा। रीजनिंग में 20 में से 20 सही किए, बहुत अच्छी बात बेटा, मुबारक हो, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही स्कोर बनाते रहो। जब आप इस सेंटेंस को बोलते हो ना कि 20 में से 20 एमटीएस में सही कर दिए हैं, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल मेरे डबल हो जाती है आपके इस सेंटेंस सुनने के लिए। मैं पता है इतनी मेहनत करता हूं कि बच्चे सिर्फ एक सेंटेंस बोले कि सर मैंने रीजनिंग में पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर दिए। इस सेंटेंस से मेरी इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि 1-2 महीने में आपको ऐसे पढ़ाता रहूंगा फिर,
इतनी एनर्जी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। जो एमटीएस में बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा है कि वो अच्छे बच्चे, काफी बच्चों ने ये बताया कि अच्छा स्कोर बनाया है। 18 19 20 का स्कोर लगभग बच्चों का बना है और ये बहुत अच्छा स्कोर है। आप इसी तरीके से स्कोर बनाते रहो, हम भी लगातार इसी तरीके से आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं। तो पंक्ति में बच्चों जब भी किसी बच्चे की बात होगी तो लेफ्ट राइट वही होगा जो अपने होंगे। हम ऐसे बैठे हैं, मेरा राइट इधर तो ए का भी राइट इधर होगा, मेरा लेफ्ट इधर तो ए का लेफ्ट भी इधर होगा। क्लियर। प्लस पंक्ति में दो किनारे होते हैं, एक ये। हर पंक्ति में दो किनारे होते हैं। जैसे ये पंक्ति बनी है तो एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा। तो जिधर मेरा राइट होता है उस किनारे का नाम राइट साइड होता है। ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड को हिंदी में हम दाया छोर बोलते हैं, दाया छोर बोलते हैं। और लेफ्ट, जिधर हमारा लेफ्ट होता है वो किनारा बेटा लेफ्ट साइड होता है, वो लेफ्ट साइड किनारा होता है। और लेफ्ट साइड को बच्चों हम बाया छोर बोलते हैं, बाया छोर बोलते हैं। ये सभी बच्चे याद रखेंगे क्योंकि इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जरूरत होगी। क्लियर। किसी सवाल में कहेगा एक पंक्ति में राम लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, तो हम समझ जाएंगे कि एक पंक्ति में राम लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड कौन सी होती है। तो आप जैसे बैठे हो उसी हिसाब से देख लो। जिधर आपका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इधर, तो इस किनारे का नाम लेफ्ट साइड होगा। हमारा राइट इधर तो इस किनारे का नाम राइट साइड होगा। सिंपल सी बात। लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है तो हम ये कहेंगे कि यहां से गिनने पर राम की सीट 10वीं है, ऐसे बोलेंगे हम। पॉइंट क्लियर है सभी को? पानी की तरह क्लियर कर लेना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने ये सीख ली तो हर सवाल सेकंडों में गायब होगा, सेकंडों में। इसलिए बेसिक समझ लो, ये बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। अगर ये सीख गए तो एक एक पॉइंट प्रॉपर क्लियर होता चला जाएगा। सर रैंकिंग की फर्स्ट डे, बिल्कुल पहला दिन है, बेसिक से शुरू कर रहा हूं। अभी एक भी सवाल कराया नहीं है, बेसिक समझ लो। पहले दिन की मैंने क्या बोला, मेरे टॉपिक की पहली क्लास ढंग से पढ़ लिया करो। पहली क्लास के बेस पर ही पूरा टॉपिक चलता है। रैंकिंग टॉपिक आज की क्लास के बेस पर ही चलेगा। अगर आपने आज की क्लास को सही से समझ लिया तो पूरा रैंकिंग पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ जाते हैं। ये तो पंक्ति हो गई। कभी कभी रैंक इस तरीके से भी लगती है, सवाल ऐसे भी आ सकता है। अगर रैंक ऐसे बोलेगा तो ये होता है बेटा ऊपर, ये होता है नीचे। वो बोलेगा ए ऊपर से 10वें नंबर पर है तो ऊपर से 10वें नंबर पर कर दो, ए नीचे से 15 नंबर पर है तो नीचे से 15 कर दो। ये बेटा नीचे से इसे बॉटम बोलेंगे और इसे ऊपर से मतलब टॉप बोलेंगे। ये टॉप होता है और ये आपका बॉटम होता है, ये आपका बॉटम होगा। इसको हम नीचे से बोलेंगे, नीचे से, और इसको बेटा हम ऊपर से बोलेंगे। इतना तो सभी जानते होंगे रैंकिंग में। अगर रैंकिंग ऐसे बनेगी तो कुछ हम इस तरीके से बोल देते हैं। ए ऊपर से 10वें नंबर पर है तो ऊपर से 10वें नंबर पर मान लो, ये ऊपर से 10वें पर हो गया। ए नीचे से 10वें नंबर पर है तो नीचे से 10वें नंबर पर मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे। तो दो ही तरीके के सवाल बनते हैं। पंक्ति की बात करें तो ऐसे बना देना, रैंक की बात करें तो ऐसे बना देना। जब भी किसी सवाल में ये बोले ऊपर से नीचे से तो पंक्ति को ऐसे बनाएंगे, जब भी बोले लेफ्ट राइट से तो पंक्ति को ऐसे बनाएंगे। इसके लिए लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यहां चलाते हैं। दो ही तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए और ये दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। सवाल कैसे बनते हैं उस बात पे समझते हैं। तो अब सबसे पहले सवाल पे पहुंच जाते हैं, सवाल पे पहुंचते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 को समझ लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे कुल छात्र निकालना, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कैसे निकाले जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीखेंगे। जब भी किसी पंक्ति में कुल छात्र निकालने हो तो कुल छात्र निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है आज की क्लास में प्रॉपर समझाता हूं। देखते हैं बेटा, मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूं। किसी भी पंक्ति में आपको जो अब तक मैंने सिखाया वो एक बेसिक बातें थी। हम उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को वो बेसिक पॉइंट सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता होता तो उन बच्चों को हम बता देते हैं कि ये बेसिक पॉइंट सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड किधर होती है पंक्ति में, राइट साइड किधर होती है पंक्ति में, लेफ्ट हैंड किधर होता है पंक्ति में, राइट हैंड किधर होता है व्यक्ति का, ये आप प्रॉपर तरीके से पता करेंगे। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अजय सैनी बेटा पढ़ लो,
मैं किसी से नाराज नहीं होता, बेटा पढ़ लो, ठीक है प्लीज बच्चा। सारे बच्चे जितने भी हैं जो बीच बीच में बातें करने की कोशिश करते हैं, मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर पढ़ने पर फोकस किया करो, क्योंकि जब मैं फ्लो में पढ़ा रहा होता हूं तो उस बीच में आप ऐसे सवाल पूछ लेते हो कि जिससे मेरा फ्लो टूट जाता है ना। तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत किया करो कि सर आप नाराज हो, सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हो, सर मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये इस तरीके के कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो प्लीज पढ़ने की कोशिश किया करो। इस टाइम पर हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि अपना ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट आपको दूं जिससे आप चीजों को सीख जाए बच्चों, ठीक है समझते हैं। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कुल छात्र निकालने हो तो कैसे निकाले जाते हैं चीजें समझाता हूं। जैसे मैंने सिंपल देखो चीजें बनती कहां से है, ये जो हमने रूल रेगुलेशन जो कहानी बनाई थी वो कैसे बनी थी, आपने किताबों में रूल डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, चीजें बनती कैसे मैं ये भी बताता हूं। कुल छात्र निकालने का तरीका मैंने लिखा, एक पंक्ति बनाई, देखो ये रही पंक्ति, और इस पंक्ति में लोग लिख दिए मैंने, यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, यहां सी लिख दिया, यहां डी लिख दिया, यहां ई लिख दिया, यहां एफ लिख दिया और यहां जी लिख दिया। क्लियर? अब देखो समझना चीजों को, कितनी आसान बनेंगी चीजें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। मैं इस सवाल में पूछूं कि कुल कितने छात्र हैं इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये बताओ। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। तो इतना आसान सवाल अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो बच्चे 1 सेकंड में कर देंगे। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया 7, खत्म सवाल। आंसर कितना हो गया 7, खत्म सवाल। अब सुनना, इसी से सवाल कैसे बनेगा, चीजें कहां से बन के आई, क्या किया गया तब चीजें ऐसी बनी, ये सारी कहानी समझाने वाला हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा दिया खत्म कर दिया सवाल, चीजें बनी कहां से होंगी ये समझाता हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में लोगों को बिठा दिया जाए पंक्ति में और पूछ लिया जाए कितने छात्र बैठे हैं, तो एक तरीका तो ये होता है सबको गिन लो, एक ये बैठा है, दूसरा ये बैठा है, तीसरा ये बैठा है, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां ये रहा, सातवां ये रहा, 7 लोग बैठे हैं, सवाल खत्म। एक तरीका तो ये है, पर ऐसा कभी सवाल जिंदगी में पूछा नहीं जाता भाई है। लेकिन इसी से दूसरा तरीका कैसे बनेगा, तो ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा। तो कुल छात्र निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुल छात्र का कॉन्सेप्ट होता है किसी एक बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता कर लो। अगर किसी भी सवाल में ये कंडीशन दी हो तो अच्छी बात, नहीं दी होगी तो आपको कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होती है, किसी भी पंक्ति में जब भी टोटल छात्र निकलेंगे, अगर आपको टोटल छात्र निकालने हैं तो या तो सबको गिन लो लिखकर, पर ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं कि सब लिख के गिन जाए, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सवाल में क्या यूज करना पड़ेगा कि पूरी पंक्ति में किसी एक लड़के को पकड़ना होगा, चाहे वो लड़का यहां बैठा हो, चाहे बीच में बैठा हो, चाहे इस साइड पर बैठा हो, चाहे इस साइड पर बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, किसी एक बंदे को पकड़ो और उस बंदे की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पता कर लो। अगर रैंक है तो ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से पता कर लो भाई, दोनों साइड से पता होनी चाहिए। पंक्ति हो तो लेफ्ट और राइट से पता कर लो, रैंक हो तो ऊपर से नीचे से पता कर लो। जब तक एक बच्चे की पोजीशन, एक लड़के की पोजीशन दोनों तरफ से पता नहीं चलेगी तब तक कुल छात्र नहीं बन सकते। अगर क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन दे रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्ट निकाल देना। तो अगर दोनों कंडीशन नहीं दे रखी तो पहले आपको ये दोनों कंडीशन बनानी पड़ेगी, तब जाके आंसर बनेगा। तो रूल ये कहता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, इस सी से इस सवाल को समझाता हूं, इस सी से देखो, सी की कंडीशन समझाता हूं। सी लेफ्ट साइड से कितना है, तीसरा, और सी राइट साइड से कितना है, 1 2 3 4 5वां हो गया बेटा। लेफ्ट से सी 3 नंबर पर था, राइट से थी 5वें नंबर पर था, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 तो हो नहीं जाएंगे, 8 तो हो नहीं जाएंगे। 8 - 1 दोनों को जोड़कर 1 घटा देते हैं तो कुल छात्र आपके बन जाएंगे 8 - 1 बराबर 7 बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट चलता है, इस कॉन्सेप्ट से सवाल निकलते हैं। क्लियर? तो रूल हमारा क्या था, यहां लिख देता हूं। रूल हमारा ये बनता है कि चाहे पंक्ति हो, चाहे रैंक हो, कुछ भी हो, किसी भी पंक्ति में एक व्यक्ति की पोजीशन, मान लो यहां ए बैठा है, लेफ्ट साइड से मान लो XV है और राइट साइड से मान लो YV है, तो कुल छात्र निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, कुल छात्र बराबर होता है x + y - 1, x + y - 1। इस रूल को याद रखना, इसी से सारे सवाल बनेंगे। चाहे रैंक हो तो रैंक की भी यही बात होगी, एक रैंक में एक व्यक्ति की पोजीशन ऊपर से XV है
और नीचे से 22 है। जब एक बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो तो टोटल स्टूडेंट बराबर होता है x प्लस वाई माइनस 1। सिंपल सी बात, दोनों को जोड़कर एक घटा दो। अगर एक्स वाई लिखोगे तो एक्स वाई, अगर लेफ्ट राइट लिखना चाहते हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 भी होता है। चाहे ये भी कह सकते हो, ये भी कुल छात्र होते हैं, इसको भी लगा सकते हो। कुछ बच्चे एल आर मानते हैं तो एल आर मान लो, एक्स वाई मानना है तो एक्स प्लस वाई कर लो, ए और बी मानना है तो ए प्लस बी माइनस 1 कर लो, कुछ भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस 1 क्यों करते हैं, ये बात बिल्कुल सच पूछी। अभी मैंने ये क्या समझाया था, देखो सी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी, 3, और सी की पोजीशन राइट से कितनी थी बेटा, 5, 5 थी। तो सी हमने कितने बार गिन लिया, 2 बार। सी कितने बार गिन गया, 2 बार। इधर से गिन गया 3, तो इसमें भी काउंट हो गया। उधर से गिना तो देखो 1 2 3 4 5, उधर से भी काउंट हो गया। तो सी की गिनती हमने बीच वाले बच्चे की गिनती कितने बार कर ली, 2 बार। इसलिए 3 और 5 कितने हो गए, 8, और 8 में से इसकी गिनती कितने बार हुई है, 2 बार। इसलिए बेटा एक कम कर देते हैं, इसलिए एक कम कर देते हैं। आंसर कितना बन जाता है, 7। तो एक कम करने का रीजन होता है, एक कम हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो बीच वाला बच्चा होता है वो बच्चों 2 बार गिन जाता है। अभिनव कुमार, समझ में आ गया, बीच वाला बच्चा 2 बार गिन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहानी समझ लो, यहां समझा देता हूं। मैंने बोला एक पंक्ति में राम ये बैठा है, राम यहां पर बैठा है, एक पंक्ति में राम लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर है और राइट साइड से 40वें नंबर पर है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, अब देखना, लेफ्ट से राम की पोजीशन कितनी है, 20, तो राम 20 में गिन गया। अब राइट साइड से पोजीशन कितनी है, 40, राम फिर दोबारा गिन गया। तो राम को कितने बार गिना, 2 बार। बच्चा तो एक ही था, बेचारे की गिनती 2 बार हो गई है। आपके यहां पर एक लड़के की गिनती 2 बार हो गई। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो किसी बच्चे ने मान लो 2 वोट डाल दिए, तो वो डबल वोट हो गए। भाई डबल नहीं हो सकते, व्यक्ति एक ही है, तो डबल वोट कैसे हो जाएंगे। तो इस राम को हमने 2 बार गिन लिया, 20 में भी गिन लिया, 40 में भी गिन लिया। तो हम ये कहते हैं कि जब 2 बार गिन जाता है तो एक घटा देंगे, एक ही व्यक्ति तो इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो टोटल बराबर हो जाता है 20 प्लस 20 इधर के, 40 उधर के, और एक कम। एक कम क्यों, क्योंकि ये 2 बार गिन गया होगा। तो आंसर बन जाएगा 59। करेक्ट आंसर 59 हो जाता है, खत्म सवाल। पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल पानी की तरह। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं दुनिया का कितना भी खतरनाक सवाल होगा आपका निकल जाएगा। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये सबसे सरल कॉन्सेप्ट है, दुनिया का खतरनाक से खतरनाक सवाल भी आसानी से निकल जाएगा। बच्चों कर लेंगे सारे बच्चे, पॉइंट क्लियर है। एक सवाल जल्दी से और कर दो। मैंने बोला एक रैंक में, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल मैंने आपको और दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूं। एक रैंक में मैंने बोला रोहित, एक रैंक में रोहित ऊपर से गिना तो 36वें नंबर पर था, और जब नीचे से गिना तो 48वें नंबर पे था। तो इस रैंक में कुल कितने लोग हैं, तो टोटल लोगों की संख्या बता दो। टोटल कितना होगा जल्दी से बता दो, टोटल कितने लोग होंगे इस पंक्ति में बता देंगे। तो हम बोलेंगे 36 प्लस 48 माइनस 1 कर देंगे। 8 और 6 14 के 4, एक कैरी, 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8, 84 माइनस 1 करेंगे। आंसर कितना बनेगा बेटा 83। खत्म सवाल, यही इसका राइट आंसर बनेगा, 83 करेक्ट ऑप्शन होगा। कर लेंगे सारे बच्चे, अब इस तरीके से सारे बच्चों के आंसर बन जाएंगे। अगर बच्चों कर लेंगे आंसर, सारे बच्चे कर। टी का मतलब होता है बेटा टोटल, टी का मतलब होता है टोटल। जहां मैं टी लिखूंगा टी का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल, टोटल का मतलब कुल, टोटल का मतलब कुल। क्लियर। सवाल कैसे आते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन जल्दी से कर देंगे इस सवाल का आंसर। यदि श्याम का किसी क्लास में दाएं से 17वां तथा बाएं से 24वां स्थान है तो उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बता दो। स्पीड के साथ जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। अब बैक टू बैक क्वेश्चन कराऊंगा। अभिनव कुमार कहते हैं सर कोड वाले क्वेश्चन से परेशान हूं। कौन से टॉपिक में कोड वाला क्वेश्चन, अभिनव बेटा कौन से वाले टॉपिक की बात कर रहे हो, किस टॉपिक में कोड वाले क्वेश्चन से परेशान हो, टॉपिक का नाम बता दो, फिर मैं आपको उसकी कुछ ना कुछ हिंट दूंगा। सवाल क्लियर है, कुछ नहीं करना बच्चों, सवाल का आंसर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक पंक्ति बनाइए, एक क्लास में श्याम किसी क्लास में दाएं से 17वां है, तो श्याम की जो रैंक है बच्चों, श्याम की जो रैंक है बच्चों वो दाएं से कितनी है, 17वीं,
दाएं से 17वीं और बाएं से 24वीं है, और बाएं से बच्चों कितनी है 24वीं है। ठीक है, तो क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो टोटल पूछा है, तो टोटल बराबर हो जाएगा 24 प्लस 17 माइनस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 40 होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। तो सिंपल सवाल जब भी बनते हैं बच्चों तो आपके इस तरीके से बनेंगे। जरूरी नहीं है जब हम देखो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होता, ये सिंपल सवाल होते हैं, बिना डायग्राम के भी बच्चे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायग्राम बना के ही सवाल करेंगे। अगर आप सवाल को समझ सकते हो तो बिना डायग्राम के समझ लो, और अगर आपको डायग्राम बना के ही समझना है तो डायग्राम बना के भी समझ सकते हो, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत समय नहीं लगता। मैं अभी आपसे यही कहूंगा कि सभी बच्चे डायग्राम बना के ही समझे, तो अभी समझोगे डायग्राम बना के तो एग्जाम हॉल तक आप बिना डायग्राम के सवाल आसानी से करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आसानी से चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में नेहा बाएं से 463वें स्थान पर और दाएं से 531वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। बहुत सिंपल सा ये भी सवाल है। नेहा की पोजीशन है, नेहा के बारे में बात हो रही है। नेहा बाएं से बेटा 463वें नंबर पर थी, 463वें नंबर पर थी, और नेहा दाएं छोर से 531वें नंबर पर थी, 531वें नंबर पर थी। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल आपको पता करना है, तो टोटल निकाल दो, 463 जोड़ दो। ठीक है, 531 ये ले लिया हमने, 531 ये ले लिया, और -1 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो जैसे ही -1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3, 6 और 3 9, और 5 और 4 9, 993 बनेगा, 993 बनेगा, और 993 करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नाइन नाइन थ्री हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों का। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक सवाल ये भी बनेगा बेटा, एक रैंक में धोनी ने यह पाया कि वो दोनों छोर से 51वां है। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से बोले कि दोनों छोर से 51वां है, तो आंसर निकल तो पंक्ति में कुल कितने छात्र थे। इन वन रैंक धोनी फाउंड दैट ही इज 51 फ्रॉम द बोथ एंड साइड। बोथ एंड साइड का मतलब है आगे से भी और पीछे से भी 51वें नंबर पर है, दोनों तरफ से 51वें नंबर पर है। तो हमने क्या किया, ये रैंक बना दी, और इस रैंक में धोनी ये रहा बेटा, धोनी ये रहा। अब धोनी जब दोनों तरफ से 51वां है, इसका मतलब है ऊपर से भी 51वें नंबर पर है और नीचे से भी 51वें नंबर पर है, दोनों तरफ से 51वें नंबर पर है। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल बराबर होता है 51 प्लस 51 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 101 बनेगी, 101 बनेगी। करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि दोनों छोर से ही उतने नंबर पर है, तो दोनों को जुड़कर 1 माइनस कर देंगे और सवाल का आंसर आसानी से बन जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। धीमे धीमे सवालों का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप सवालों को सीखते चले जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी आसान था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, अगले बढ़ जाते हैं। इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा। एक परीक्षा में पूजा का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 50वां और नीचे से 56वां है। 11 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 6 अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ कितनी होगी। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, सामने सवाल दिया है, इसको कर दो बेटा। सारे क्वेश्चन आपके कुल छात्रों वाले होंगे, कुल कितने छात्र निकाले जाते हैं ये बात पूछी जाएगी आपसे। इस क्वेश्चन का भी जल्दी से आंसर बताएंगे। सारे मजेदार क्वेश्चन है, धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और आप सारे सवालों को सीखते चले जाएंगे। तो जब भी किसी क्लास में इस टाइप का सवाल आए कि पास छात्रों की रैंक लगी, फेल छात्र अलग से दिए और एब्सेंट छात्र भी अलग से दिए, तो सबको उठा के जोड़ देंगे बेटा। ठीक है, पहले आप देखो 11 स्टूडेंट डिड नॉट टेक द एग्जाम एंड 6 फेल्ड। 11 छात्र ने तो परीक्षा ही नहीं दी थी, ठीक है, और 6 फेल हो जाते हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल पूछे हैं, तो टोटल स्टूडेंट जब भी पूछे तो पास प्लस फेल प्लस एब्सेंट वाले सबको जोड़ दो। तो पहले पास की रैंक निकालते हैं। पास की रैंक, एक परीक्षा में पूजा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में, तो सूची जो बनी है वो उत्तीर्ण की बनी है। पूजा ये रही, पूजा ये रही, सूची में 50वां और नीचे से 56वीं है। ऊपर से बेटा 50वीं है,
और नीचे से बेटा 56 भी है। ठीक है, तो हम पूजा की रैंक, इस रैंक में टोटल बच्चे पता कर सकते हैं कितने होंगे। जब पूजा की रैंक ऊपर से 50 भी नीचे से 56 भी, तो टोटल यहां निकाल दूं तो टोटल बराबर हो जाएगा 50 प्लस 56 माइनस 1। तो ये कितना बनेगा, 50 50 100, 106 में से एक घटा दो तो 105, तो ये बने। तो 105 कौन से हैं ये, पास बच्चे, पास बच्चों की सूची थी। रैंक हमेशा किसकी लगती है, पास बच्चों की। अब सवाल में क्या करना है, उसने टोटल पूछा है तो 105 टोटल नहीं होंगे, 105 छात्र तो पास हैं, तो पास प्लस फेल प्लस एब्सेंट, सबको जोड़ दो पूरी क्लास बन जाएगी। तो 105 छात्र पास होते हैं प्लस 6 छात्र फेल होते हैं प्लस 11 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, 11 छात्र आपके एब्सेंट होते हैं। तो 11 और सॉरी 105 और 6 कितने हो गए, 111 और 11 122 हो जाते हैं। तो टोटल कितना बन जाता है बेटा, 122 बन जाएगा। 122 छात्र कुल बन जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा कितना बनेगा, कुल छात्र बनेंगे, कुल छात्र जो बनेंगे वो 122 बनेंगे। सवाल का आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तीर्ण छात्रों की सूची बनी हो, उसके बाद पास छात्र और एब्सेंट छात्रों को और जोड़ देना, पूरी क्लास बन जाती है, पूरी क्लास बन जाती है। एस जयशंकर बेटा माइनस क्यों करते हैं बेटा, बताया तो था। ये पूजा को 2 बार काउंट कर लिया, पूजा ऊपर से 50 नंबर पर है तो पूजा गिन गई, पूजा नीचे से 56 नंबर पर पूजा फिर दोबारा गिन गई, तो पूजा 50 में भी है 56 में भी है। जो 2 बार पूजा की काउंटिंग हो जाती है तो दोनों को घटा के एक माइनस कर देते हैं। एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि पूजा हमने 2 बार गिन ली है, व्यक्ति तो लड़की तो एक ही थी लेकिन 2 बार गिन ली गई है। पॉइंट क्लियर है। फेल कितने हैं, देखो 6 स्टूडेंट फेल है, 6 छात्र फेल हैं और 11 छात्र आपके एब्सेंट हैं। तो 11 और 6 17 छात्र बढ़ जाते हैं, ये 17 छात्र और बढ़ जाएंगे। तो 105 में 17 बढ़ा दो 122 हो जाएगा। कपिल 120 नहीं होगा बेटा, 122 होगा। 105 छात्र आपके पास हैं, ठीक, 105 छात्र पास हैं और कहता है 11 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। 11 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, वो तो देने ही नहीं आए, ठीक। और 6 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 6 छात्र कैसे हो जाते हैं, फेल। तो सीधी सी बात बेटा, 105 छात्र आपके पास हो गए, 105 छात्र तो कैसे हैं बेटा, पास हैं, और 11 छात्र परीक्षा देने नहीं आए थे, इन्होंने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा नहीं दी। वो कितने थे, 11 प्लस 6 छात्र कैसे हैं बेटा, फेल, 6 छात्र फेल हैं, सबका योग कर दो 122 बनेगा। 122 बनेगा, 120 कहां से बनेगा, 11 और 6 17 और 105 और 17 122 बन जाता है। क्लियर बच्चों। एक सवाल और देख लेंगे ऐसा, एक सवाल में और दिखा देता हूं बेटा। एक क्वेश्चन यहां दे रहा हूं, बताएंगे सारे बच्चे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की सूची में, उत्तीर्ण छात्रों की सूची में दीपक बाएं से, दीपक ऊपर से 16वां तथा नीचे से 21वां है। यदि 8 छात्र फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और 13 छात्रों ने, 13 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा नहीं दी, तो क्लास में कुल कितने छात्र थे, क्लास में कुल
कितने छात्र थे। सवाल ये बन गया, मैंने एक सवाल प्रॉपर तरीके से लिख दिया बेटा, इस सवाल को जल्दी से कर दो। सवाल प्रॉपर तरीके से आपका फिर लिख दिया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की सूची में देखो, जो सूची बनी है वो उत्तीर्ण छात्रों की बनी है, देखो साफ साफ लिखा है उसने। इसका मतलब पास स्टूडेंट की सूची है, पास स्टूडेंट, इनकी रैंक लगी है। तो पास स्टूडेंट की हमने रैंक लगाई, तो पास स्टूडेंट की रैंक में क्या हुआ था, दीपक जो था ऊपर से 16वां, ये रहा बेटा दीपक। दीपक ऊपर से बेटा कितना है 16वां, और नीचे से कितना है बच्चा, नीचे से कितना 21वां है। तो पास स्टूडेंट यहां निकाल सकता हूं, तो 16 प्लस 21 माइनस 1, ये आपका 20, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 36 हो जाएगा। ये 36 बच्चे निकल आए पास। क्लियर बच्चों, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 36 बच्चे तो पास हैं, क्योंकि दीपक पास छात्रों की रैंक में ऊपर से 16वें नंबर पर है, नीचे से 21वें नंबर पर है। तो 21 प्लस 16 माइनस 1 करूंगा तो 36 बच्चे बन जाते हैं, तो 36 हो गए पास। फिर कहता है यदि 8 छात्र फेल हो जाते हैं, तो 8 छात्र आपके ये फेल वाले ले लो, और 13 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, तो 36 पास, 8 फेल और 13 ने परीक्षा नहीं दी, सबको जोड़ दो तो कुल छात्र पता चल जाएंगे, कुल पता चल जाएंगे। तो हमने कुल पता 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, और 44 और 13 जोड़ेंगे तो 57 बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। खत्म सवाल। 57 इज द राइट ऑप्शन। पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर आया है, इसका मतलब पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझ रही है। पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर पूरी क्लास का बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट का सवाल और बढ़ेंगे, एक सवाल बेटा और कर देते हैं। अगर सवाल बच्चों ऐसा होता तो क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर बताएंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की सूची में राम ऊपर से 22वें तथा नीचे से बेटा 12वें स्थान पर है। यदि फेल छात्रों की सूची में मनोज दोनों ओर से 5वां है, तो क्लास में कितने छात्र हैं। अब दो रैंकिंग अलग से लगाई गई हैं, दो रैंकिंग अलग अलग लगाई गई है, फेल की अलग, पास की अलग। तो यहां पास की रैंक लगा लो, यहां पास की रैंक लगा लो, और यहां फेल की रैंक लगा लो, दोनों को अलग अलग लगा लेते हैं। तो पास की रैंक को यहां लगाते हैं बेटा, पास छात्रों की रैंक को यहां लगा लेते हैं, ये रैंक लगाई। उत्तीर्ण छात्रों की सूची में राम ऊपर से, तो राम तो पास हो गया, तो राम जब पास हुआ तो ऊपर से कितने नंबर पर है 22 नंबर पर, और नीचे से कितने पर है 12वें नंबर पर, नीचे से 12वें नंबर पर है। और यदि फेल छात्रों की सूची में, यहां फेल छात्रों की सूची लगी, फेल छात्रों की सूची में मनोज दोनों ओर से 5वां है, मनोज दोनों ओर से 5वां है, मतलब ऊपर से भी 5वां है और नीचे से भी 5वां है, और नीचे से भी बच्चों 5वां है। क्लियर बच्चों, ऊपर से 5वां, नीचे से भी 5वां। पास की रैंक यहां लगी, फेल की रैंक यहां लगी, तो दोनों के टोटल निकाल लूं, तो पास, टोटल पास कितने हो जाएंगे, तो टोटल पास बराबर हो जाएगा 22 प्लस 12 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 34 माइनस 1 33, तो 33 तो पास हो गए। फेल यहां निकाल दो, तो टोटल फेल बराबर यहां निकलेंगे 5 प्लस 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 फेल हो गए। तो कुल छात्र यहां निकाल दो, कुल छात्र कैसे निकलेंगे, तो कुल छात्र बराबर होता है फेल प्लस पास। तो फेल कितने बेटा, पास कितने 33, और फेल कितने बेटा 9, तो 33 और 9 जोड़ दो, तो ये 7 और 2 42 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा 42 बनेगा, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन 42 ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। खत्म सवाल। बात सभी को समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आ गई। मजेदार सवाल है, कर लेंगे सभी। अबे कह रहे माइनस, बेटा लेट आओगे तो यही तो होगा। -1 क्यों कर रहे हैं, पूरी क्लास को बेटा 2 बार समझा दिया मैंने, ठीक। अब आप लेट ज्वाइन करोगे तो यही तो समझ में आएगा -1 क्यों कर रहा हूं, है ना। क्लास सबसे पहला पॉइंट, आगे की 10 मिनट देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा -1 क्यों करते हैं, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर है। एक सवाल और कर देंगे और इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे बच्चों, ठीक है। इस सवाल को और कर दो, कोई भी बच्चा इस सवाल का आंसर बता दे। एक मजेदार सवाल, किसी पंक्ति में रोहित का बाएं छोर से स्थान दाएं छोर से स्थान का दुगुना है। यदि पंक्ति में कुल 50 छात्र हो तो रोहित बाएं छोर से कितने नंबर पर होगा। थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट यूज किया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा देख लेना।
ये थोड़ा आज इसमें, अब देखो इसमें थोड़ा मैथ का यूज किया है। किसी पंक्ति में रोहित का बाएं छोर से स्थान दाएं छोर के स्थान का 2 गुना है, तो ये डबल है। देखो 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता है 2:1 का रेशियो होगा। थोड़ा सा मैथ का यूज किया है हमने, थोड़ा सा मैथ का यूज किया है, क्योंकि कुल छात्र का फॉर्मूला ये होता है, कुल छात्र का फॉर्मूला होता है x + y - 1। यही तो पढ़ा था हमने। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेस पर ही ये सवाल चलेगा। इस सवाल का आंसर बताएंगे। यदि पंक्ति में कुल 50 छात्र हो तो रोहित का बाएं छोर से स्थान पूछा है, तो इसी से सवाल बनेगा। तो बनाते हैं। देखो एक रैंक बनाई हमने, इस रैंक में उसने हमसे क्या बोला था, एक रैंक में उसने लेफ्ट साइड की पोजीशन, राइट साइड, देखो किसी भी पंक्ति में रोहित का बाएं छोर से स्थान दाएं छोर के स्थान का दूना है। अगर बेटा राइट साइड से उसका स्थान x होगा तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान कितना होगा, 2x होगा। 2x होगा, दूना का मतलब ये होता है x और 2x की वैल्यू बनेगी। ठीक, उसने क्या बोला, ये हमेशा लेफ्ट साइड होती है और ये हमेशा राइट साइड होती है, सभी बच्चे जानते हैं। तो उसने क्या बोला, बाएं छोर से स्थान दाएं छोर के स्थान का दूना। अगर राइट साइड से बेटा दाएं छोर से दूना, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर इधर से 2x है, इधर से x है, तो कुल छात्र कितने हैं बेटा, 50। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर बन जाएगा। तो कुल छात्र 50 बराबर x + 2x - 1 कर देंगे, तो आपको यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x और x कितना हो गया, 3x - 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 51। तो x बराबर कितना आएगा बेटा, 17। इसका मतलब x की वैल्यू 17 आ गई। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 17 होगी, तो ये वाली वैल्यू 17 दूनी 34 होगी, 34 होगी। पूछ क्या रहा है बेटा, तो रोहित का बाएं छोर से स्थान पूछा है, तो लेफ्ट साइड से स्थान पूछा है, ये वाला इधर से स्थान पूछा है, तो कितना निकल के आ रहा है बेटा, 34। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा 34 हो जाएगा, सवाल का राइट ऑप्शन भी बन जाएगा। खत्म सवाल। वही वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा मैथ का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। और अगर आपने मैथ पढ़ा होगा कि भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ तो पढ़ ही रहे हो गए हैं बेटा, ध्यान रखना रेलवे में मैथ स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैथ भी ढंग से पढ़ लेना। रीजनिंग में भी मैथ का यूज हुआ है, देखो तो। और मैथ में तो मैथ और लेवल का पूछा जाता है, तो यहां थोड़ा सा मैथ का यूज हुआ है इस सवाल में, और हमने मैथ के यूज से इस सवाल को प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कर दिया। लेफ्ट हैंड कहां से लेंगे, बिल्कुल किनारे से बेटा। यहां से ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी राइट साइड है, और यहां पर तो वो बच्चा बैठा था, यहां पर वो बच्चा बैठा हुआ है। एक बार और बता दो बेटा, बिल्कुल बता दूंगा। एक बार यहां पर सॉल्यूशन इसका देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन एक बार यहां पर और देख लेंगे। मैंने बोला था लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये तो सभी को पता है। ठीक, तो देखो लेफ्ट साइड से पोजीशन राइट साइड की पोजीशन की दूनी है, तो अगर ये x होगी तो ये 2x होगी, ये x होगी तो ये 2x होगी। तो उसने बोला था एक बच्चा यहां पर बैठा था, इसकी लेफ्ट साइड से ये पोजीशन थी, इधर से जो गिनती थी वो इधर से गिनती की डबल होगी, तो ये x तो ये 2x हो जाएगी। और कुल छात्र कितने थे, टोटल छात्र सवाल में 50 दिए थे, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला सभी को पता है, कुल छात्र बराबर होता है लेफ्ट + राइट - 1। टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, L + R - 1 होता है। लेफ्ट और राइट -1 होता है, तो टोटल 50। लेफ्ट साइड 2x है, ये x है, -1 करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो 3x - 1 बराबर 50 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो 3x बराबर 51 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से कितनी बनेगी बेटा, 17। x की वैल्यू 17, तो ये वाली वैल्यू 17 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 17 दूनी 34 हो जाएगी। लेफ्ट साइड से पोजीशन पूछी है तो 34 हो गई, राइट साइड से पूछता तो 17 हो गई, तो यही इस सवाल का राइट ऑप्शन था। खत्म सवाल। हाँ, तो वो जल्दी, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उन बच्चों को किसी को दिक्कत नहीं आती है, वो आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, कर लेंगे बच्चों सारे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेना। एक सवाल मैं आपको इसमें HW दे देता हूं, ये सवाल बच्चों आप निकाल के लाएंगे, और ये आपके लिए HW वर्क होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अगला वाला सवाल 8वां, इस सवाल को बेटा आप कर लेंगे, बाकी के ये सारे सवाल आपके प्रॉपर तरीके से लग जाएंगे बच्चों। ठीक है, डीपीपी इसकी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। ठीक है बच्चों, और डीपीपी थोड़ी देर में आपको अभी मिल जाएगी, डीपीपी के सारे क्वेश्चन लगा लेना।
इसके साथ साथ आप प्रॉपर तरीके से, एक सवाल मैंने आपको ये दे दिया है, इस सवाल को प्रॉपर तरीके से लगा लेंगे सारे बच्चे और इस क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। डीपीपी में कुछ सवाल मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के तौर पर आज की क्लास के लिए, इसी के बेस के सारे सवाल होंगे, प्रॉपर तरीके से वो लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल होगी और कल हम प्रॉपर तरीके से इसके सेकंड कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे कि और किस लेवल के सवाल इसमें बनते हैं, और एक एक करके प्रॉपर तरीके से आप समझते चले जाएंगे बेटे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? बाकी मिलेंगे कल। आज की क्लास के इतना ही। थैंक यू सो मच।